नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। दरअसल हाल ही में ये खबर आई कि तमिलनाडु में बीजेपी की एक पुरानी साथी एआईएडीएमके ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है। लगा कि एनडीए के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका है और एनडीए की मुसीबतें बढ़ रही हैं। पहले शिवसेना ने साथ छोड़ा था, अकाली दल ने साथ छोड़ा था, अब लगता है कि एक के बाद एक साथी जो हैं वो बिछड़ रहे हैं। ये खबर इंडिया गठबंधन के लिए यानी विपक्षी गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर हो सकती थी, लेकिन उस सूरत में जबकि विपक्षी गठबंधन का अपना सब कुछ सही चल रहा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्षी गठबंधन, माफी चाहता हूं कि विपक्षी गठबंधन यानी आईएनडीआईए इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उनके लिए बीजेपी के लिए कोई बुरी खबर जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर तब तक नहीं बनती जब तक उनकी अपनी गुत्थियां ना सुलझ जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं, इंडिया गठबंधन के की एक तरीके से बागडोर उनके हाथ में है, उन्होंने अपना मध्य प्रदेश दौरा शुरू किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो विंध्य इलाका है वहां पर रीवा में अखिलेश यादव ने आज चुनावी दौरा किया क्योंकि वो भी वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पहले भी वहां चुनाव लड़ती रही है। तो सवाल यह है कि मध्य प्रदेश जहां की बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, ये दो मुख्य दल हैं, एक दूसरे से सीधा पंजा लड़ाते हैं, वहां अखिलेश यादव अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वो इंडिया गठबंधन की अपनी साथी कांग्रेस के लिए तो मुसीबत ही पैदा करेंगे ना। अगर बीजेपी का कोई विरोधी वोट है तो वो 5-7 जितनी भी सीटों पर अखिलेश यादव लड़ेंगे वहां पर बटेगा, सीधा गणित ये कहता है। लेकिन अखिलेश यादव से आज ये सवाल भी पूछा गया और उन्होंने इंडिया गठबंधन के इस विरोधाभास पर अपनी बात भी रखी। पहले आप सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, उसके बाद हम आगे अपने मेहमानों से बात करेंगे। चुनाव तो जब कभी होगा तो चिन्ह पे साइकिल पर ही होगा और वोट साइकिल पे ही मांगा जाएगा। जो इंडिया गठबंधन है, हम इस कार्यक्रमों के साथ साथ अपना एसेस भी कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी पार्टी कहां मजबूती से लड़ेगी और मजबूती से लड़ने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं संगठन से भी बात करने आया हूं और उनकी राय लेकर के आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में किस तरीके से आगे बढ़ें उस पर भी विचार करेंगे। तो सुना आपने, अखिलेश यादव सीधा कह रहे हैं कि हम वो संभावनाएं तलाशना चाहते हैं कि हम कहां कहां चुनाव लड़ सकते हैं और इसीलिए हम मध्य प्रदेश आए हैं। हम इंडिया गठबंधन के इस विरोधाभास की गुत्थियों को समझने के लिए, सुलझाने के लिए आज बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शामिल हैं अनुपम मिश्रा जी जो कि हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा कुमार अभिषेक हमारे एडिटर और लखनऊ में ब्यूरो चीफ, और साथ ही एमपी तक यानी मध्य प्रदेश का हमारा जो तक समूह का चैनल है उसके हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी। सबसे पहले अमित, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि भाई अखिलेश यादव क्यों ये मध्य प्रदेश के चुनावों में जाकर अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं? ये कौन सा इलाका है? क्या यहां समाजवादी पार्टी का कोई आधार है कि वो कांग्रेस पार्टी के सामने खड़े होकर बीजेपी के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण आपका सवाल है। चूंकि विंध्य इलाका है और रीवा के सिरमौर पहुंचे थे अखिलेश यादव, और पहले तो ये बताना चाहूंगा कि वजह क्या रही कि अखिलेश यादव ने विंध्य को ही चुना। तो आपको मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छूट रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस अपनी संभावनाएं तलाश रही है इस 2023 में। लेकिन अखिलेश यादव इसलिए विंध्य गए और आगाज किया उन्होंने शक्तिनाद एक तरीके से। विंध्य जो है समाजवादी पार्टी का, खासतौर से जिस इलाके में गए थे अखिलेश यादव, अतीत की मैं आपसे बात करूं, बैकग्राउंड में जाऊं तो मजबूत माना जाता है। इस लिहाज से पार्टी जीती नहीं है यहाँ पर। नीरज जी, मैं आपको जानकारी ये भी दे दूं कि पार्टी कभी ऐसे यहाँ जीती नहीं है। विंध्य में केवल एक जगह है मैहर, सब लोग जानते ही होंगे, दर्शक भी जानते होंगे, वहां नारायण त्रिपाठी जो बीजेपी में मौजूदा दौर में है वो जीते थे विंध्य क्षेत्र में। अब सवाल के यहाँ क्यों गए अखिलेश यादव, तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिरमौर इसलिए गए और उस जगह को चुना क्योंकि वहां कैंडिडेट अखिलेश यादव को बड़े दमदार मिल गए। उनका नाम है लक्ष्मण तिवारी। लक्ष्मण तिवारी, आप सोचिए
उस दौर में जब उमा भारती ने अपनी पार्टी बनाई थी जनशक्ति पार्टी, और उमा भारती के अलावा लग रहा था कोई जीतेगा नहीं मध्य प्रदेश में जनशक्ति पार्टी से, तो उस दौर में लक्ष्मण तिवारी जो है वो जनशक्ति पार्टी से भी जीत गए थे। तो इसको ऐसे समझे हम कि उन पर फोकस है, विंध्य क्षेत्र इसलिए चुना कि जो दमदार कैंडिडेट है, जो समाजवादी पार्टी का खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाना इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने ताकत झोंकी थी। 2018 में राजेश शुक्ला बबलू छतरपुर जिले के बिजावर से जीते थे, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं करिश्मा कर पाई थी समाजवादी पार्टी। लेकिन हाँ, हम रीवा का जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि रीवा में खेल जरूर बिगाड़ा था समाजवादी पार्टी ने। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस हार गई थी, और भी कांग्रेस के कद्दावर नेता विंध्य क्षेत्र के श्रीनिवास तिवारी, जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे मध्य प्रदेश के, उनके पुत्र सुंदर तिवारी को अगर किसी ने हराया था इस क्षेत्र में, तो वो समाजवादी पार्टी थी। क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद तो नहीं जीती थी नीरज जी, लेकिन 25,000 वोट ले लिए थे। अब वो 25,000 वोट जो समाजवादी पार्टी को मिले थे, उससे कांग्रेस हार गई। वहां पे हुआ ये। दूसरी चीज, दो सीटें ऐसी मानी जाती है रीवा जिले में, एक गुड़, दूसरा त्योंथर। ये दो सीटें ऐसी है जहां माना जाता है कि समाजवादी पार्टी जीते ना जीते, इसका कैंडिडेट जो है वो 10 से 15,000 वोट ले जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगाइए कि रीवा में इसकी संभावनाएं तलाश रहे हैं अखिलेश, तो यूपी से लगा हुआ इलाका, और दूसरा समाजवादी पार्टी से ज्यादा उनको जो ये साथ मिल गया है, जो कैंडिडेट इनको मिले हैं, जिनमें से दूसरी पार्टी से आए हुए लोग ज्यादा है नीरज जी, तो उन पर भरोसा है इनको, अखिलेश को, कि हाँ ये हमको जीत दिला सकते हैं। यही वजह है कि बिंदु को चुना। और समाजवादी पार्टी के आप सबसे अच्छे प्रदर्शन की बात करेंगे, वो बहुत वर्ष हो गए। 1998 में एक पहला मौका आया था नीरज जी, जब 4 सीटें मध्य प्रदेश में, 4 कह रहा हूं मैं, 4 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में, और उस समय वोट जो मिले थे 4.8% सपा पार्टी को मिले थे। तो इसलिए एक बार फिर अखिलेश संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन संभावनाएं पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट के माध्यम से तलाश रहे हैं। तो अखिलेश यादव की बिल्कुल। अपनी वजहें हो सकती हैं कि वो मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम कहां कहां चुनाव लड़ सकते हैं, ये परखने के लिए हम मध्य प्रदेश आए हैं। तो कुमार, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की गुत्थियां अभी सुलझ नहीं रही हैं। पूरा जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, पूरे देश भर में उसे लेकर जो भी बात हो रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, मायावती आएंगी या नहीं आएंगी, अखिलेश यादव बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का क्या रोल रहेगा। ये तमाम सवाल उत्तर प्रदेश और विपक्षी गठबंधन को लेकर उठते रहते हैं। वहां पर सीट शेयरिंग का कोई साफ तस्वीर नहीं उभर रही है। ऐसे में वो विपक्षी गठबंधन जो ये कहता है कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ 400 से ज्यादा सीटों पर पूरे विपक्ष का एक कैंडिडेट उतारेंगे, उसी गठबंधन से अखिलेश यादव जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने चले जाते हैं, तो ये क्या संदेश देता है? आखिर ये विपक्षी गठबंधन जो है, इसके ये विरोधाभास कम होने की बजाय ज्यादा हो रहे हैं, या फिर आपको लगता है जैसा कि इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि भाई विधानसभा चुनाव की लड़ाई अलग है, लोकसभा चुनाव की लड़ाई अलग होगी? बिल्कुल नीरज, देखिए, मुझे तो पहली नजर में ये सीधा सीधा यही दिखाई देता है कि 2024 के पहले की जो उत्तर प्रदेश की सियासत है और उस सियासत के जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वो इस मध्य प्रदेश चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा एक हो रही है। ठीक है, 2024 में अभी थोड़ा वक्त है और सभी पार्टियां अपने को मजबूत करने में लगी हैं, लेकिन अखिलेश यादव का एक कैच है। ठीक है, अखिलेश यादव ने अभी हाल में ही कहा था कि वो टिकट लेने वाले नहीं है, वो टिकट देने वालों हैं। बार बार वो याद दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी जो पार्टी है वो धुरी होगी और बाकी पार्टियां उसके चारों तरफ होंगी, और नेतृत्व जो होगा वो उनके पास होगा। 2024 में कौन सा नेतृत्व अखिलेश यादव के पास हो सकता है या फिर समाजवादी पार्टी के पास हो सकता है? दरअसल इसी गठबंधन और गठबंधन में टिकटों के बंटवारे का जो नेतृत्व होगा वो अखिलेश यादव उसकी धुरी होंगे। उनके कहने का मतलब ये है, आप देखिए, जो पिछली जो मीटिंग हुई मुंबई में, तीसरी मीटिंग, उसमें समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगाया और भी लोगों ने लगाया कि भाई आप इस महीने के आखिर तक आप जो सीटों का बंटवारा है वो आप आपस में पूरा कर लीजिए, पूरा करिए, सीटों पर बातचीत करिए। लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं।
ये भी मैं एक एक चीज खाली याद दिला रहा हूं ताकि हम इस डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। उसके बाद जो चौथी बात हुई थी वो ये थी कि भोपाल में बड़ी रैली होगी जिसमें सभी चेहरे दिखाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल उसको उसको कैंसिल कर दिया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस गठबंधन के, वो इस विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। अब अखिलेश यादव पर आते हैं। देखिए, अखिलेश यादव निश्चित तौर पर उनकी पूरी कोशिश है कि वो इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में लीड करे। और दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव की चाहत है कि वो अपने पिता के की तरह, उनकी जो पार्टी जब मजबूत हुआ करती थी राष्ट्रीय फलक पर, जब उसकी एक उपस्थिति थी और जिस तरीके से वो राष्ट्रीय राजनीति में दखल रखते थे, वो उस तरीके से दखल रखते थे। उत्तर प्रदेश के अलावा जहां जहां पार्टी मजबूत है वहां वहां वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यही सीटों का बंटवारा हो गया होता, यही गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक होता, तो शायद अखिलेश यादव सोचते। उन्होंने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। अमित जी बता भी देंगे, डिटेल मेरे से ज्यादा उनके पास होंगे। सारे कैंडिडेट्स के नाम उन्होंने अभी नहीं, करीब महीने भर पहले उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए और उसके बाद मीटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी अपने इंटरेस्ट को पहले रख रही है। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, और भी पार्टियां। दूसरी बात, अखिलेश यादव, कहा जाता है कि अखिलेश यादव और कमलनाथ की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री है। लेकिन जब कमलनाथ वहां पर मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं और अखिलेश यादव चाहते तो कम भी सीटें लड़ सकते थे, चाहते तो बात भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और वो अपने 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 कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो आखिर ये केमिस्ट्री कहां गई? देखिए, कुल मिलाकर मेरे कहने का आशय यही है कि बातें हजार हो जाएं, लेकिन अखिलेश यादव के मन में कांग्रेस को लेकर जो शंका है वो गहरे बैठी हुई है। और उसको सिर्फ ये कह देना कि बीजेपी को हराने के लिए आप पूरी तरीके से एंटी पूरे तरीके से आप ऐसे हो जाए जैसे सब कुछ अपना आप कुर्बान कर दें और अपना सब कुछ दांव पर लगा दें, ये नहीं हो सकता। और सबसे आखिर में जो सबसे अहम बात मुझे लग रही है वो यही है, जिसकी चर्चा खूब है, कि ये एक दबाव की राजनीति है, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। 6 सीटों पर ऐलान किया है, 7 सीटों पर लड़ने की बात कही है। आज अखिलेश यादव 2 सीटों पर, दो जिलों में गए हैं, एक जगह उन्होंने मीटिंग की है, जनसभा की है। यानी कि उन्होंने थोड़ा ओपन अपने को रखा हुआ है कि अगर कांग्रेस कुछ बातचीत करे तो फिर उससे कुछ हद तक नेगोशिएशन किया जा सकता है। और वो नेगोशिएशन क्या होगा? वो नेगोशिएशन आज अगर कांग्रेस नेगोशिएट नहीं करती है तो कल जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटें मांगेगी तब अखिलेश यादव उसे उस बात की याद दिलाएंगे कि भाई ऐसा है कि ये जो जगह है यहाँ पर हम लोगों ने भी कोशिश की थी, लेकिन आप बिल्कुल उसके साथ उस साथ खड़े नहीं हुए। तो मुझे लगता है एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है। जैसा कि अमित जी ने बताया कि 4 सीटों पर जब सपा जीती थी तो 1998, यानी कि गंगा में और गोमती में बहुत पानी बह चुका है। समाजवादी पार्टी की वो ताकत मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर एक आधे दर्जन से ज्यादा अभिषेक का इंटरनेट कनेक्शन में कुछ समस्या है, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। अनुपम जी, जो बात कुमार अभिषेक कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है? क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, अजय राय, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी तो 2024 के लिए तमाम 80 सीटों पर तैयारी कर रही है, सीट बंटवारे की अभी तक कोई बात हो नहीं रही है। मध्य प्रदेश में वो अखिलेश यादव जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीते ना जीते वो बात की बात है, विधानसभा का चुनाव है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कवायद है या फिर उत्तर प्रदेश में 2024 की प्रेशर टैक्टिक्स है अखिलेश यादव की तरफ से? आप म्यूट पर है सर। नीरज जी, आज मैं आपकी आज्ञा से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके शो में कर रहा हूं। मैं अपना एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं जो इसी मुद्दे पे मैंने लिखा है। तो मैंने ट्वीट किया था कि उत्तराखंड उपचुनाव में अपनी जमानत जब्त कराकर भी सपा ने कांग्रेस को हरवा दिया। कर्नाटक में 17 उम्मीदवार खड़े किए और सबकी जमानत जब्त हो गई। राजस्थान में जाकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से पहले अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। रायपुर में जाने की में इनफैक्ट जाना तो अभी 25 को ही था, पर वो कैंसिल करके अक्टूबर में हो गया। और रीवा में आज उन्होंने दौरा कर भी डाला। बिहार में भी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की राज्य कार्यकारिणी में पहली बार देख रहा हूं, कल घोषित हो रही है। तो अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव कुछ भाजपा के लिए छोड़ेंगे कि पूरे गठबंधन को अकेले ही निपटा रहे। आप ये बताएं कि हर उस राज्य में जहां पे कांग्रेस एक डायरेक्ट कंटेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हर उस राज्य में अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा विपक्षी गठबंधन है, मेरी समझ के बाहर है। दूसरी बात आप देखें कि ये पहले दिन से है। आपको 98 का याद होगा, जब मुलायम सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी थी, वाजपेयी की सरकार बन गई थी, उन्होंने समर्थन नहीं दिया था। अभी जब अखिलेश ने कांग्रेस से समझौता किया था पिछले चुनाव में, इसके पहले वाले चुनाव में, तब भी मुलायम सिंह का बयान आया था कि अखिलेश ब्लंडर कर रहे हैं, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दोबारा जिंदा करना समाजवादी पार्टी की राजनीतिक हत्या हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जितने क्षेत्रीय दल हैं वो सब ये तो चाहते हैं कि केंद्र में कांग्रेस भाजपा को हराकर आ जाए, पर वो ये नहीं चाहते कि वो उनके अपने राज्य में कांग्रेस की कोई भी उपस्थिति दर्ज हो सके। और कारण जाहिर है कि मुस्लिम वोट है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, मुस्लिम वोट निकाल दिए जाए तो 10 सीट के महंगे हो जाते हैं। तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी, अगर आपको उत्तर प्रदेश में मानिए आपको लोकसभा चुनाव में आपको एक लंबी चौड़ी आपको वो दे दिया जाए, सीट्स दे दी जाए और आप जीत भी जाएं, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस दोबारा रिवाइव होगी तो इसका सबसे बड़ा झटका अखिलेश यादव को लगेगा, समाजवादी पार्टी को लगेगा, जिन्होंने 2023 के चुनाव में 2022 के चुनाव में 91% में मुस्लिम वोट हासिल किया है। अब ऐसे में आप देखिए राजस्थान में आप कांग्रेस डायरेक्ट कंटेस्ट में है। आपने देखे राजस्थान में पहला कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया, ना भाजपा ने किया ना कांग्रेस ने किया। छत्तीसगढ़ में आप जा रहे हैं अक्टूबर में, रीवा में आज आपने देख ही लिया उन्होंने, और रीवा में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझको मेरे ऊपर बड़ा दबाव है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। अब ये थोड़ा सा एक बचकाना सा मुझको स्टेटमेंट लगा। और तेलंगाना में आपने देखा कि वो बात कर रहे हैं। कर्नाटक में जहां पे कांग्रेस अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही थी, वहां पे ये उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव छोड़कर चले गए, 17 सीटों पे लड़ गए, बल्कि कई सीटों पे तो इनके कैंडिडेट्स 3 फिगर में भी नहीं गए, 100 के भी नीचे रह गए। सबकी जमानत जब्त तो नहीं, लेकिन अखिलेश यादव फिर भी एक बात कर रहे हैं। और उसका एक सामने एक जो फ्रंट है वो ये है कि साहब हमको राष्ट्रीय पार्टी बनना है। तो ये उत्तर प्रदेश में अगर आप एकदम डायरेक्ट कंटेस्ट में आने के बाद 111 सीट ला रहे हैं और आप राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की आड़ में या राष्ट्रीय पार्टी बनाने का बहाना देकर जहां जहां पे कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स है, जहां जहां कांग्रेस की संभावनाएं हैं, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उसको डैमेज करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अजय राय ने कहा कि साहब आपने उत्तराखंड में अपनी जमानत जब्त करा कर भी हमको हरा दिया। तो ये एक बड़ा, जिसको आप समझ लीजिए कि बड़ा एक सफल प्रयोग भी हो गया कि साहब हम उत्तराखंड में भले हम हार गए पर हमने कांग्रेस को हरा दिया। तो अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज नहीं तो कल, नीरज जी, अमीश जी, आज नहीं तो कल इसका जवाब अखिलेश यादव को देना होगा। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कही सर। और दलों का कभी कभी समझ में नहीं आता है कि वो चुनाव किस उद्देश्य से लड़ रहे होते हैं। अब जाहिर तौर पर अजय राय का बयान उत्तराखंड के संदर्भ में आया। हमने देखा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कि मायावती कैसे जाकर वहां एक रोल प्ले करके चली आई और कई सारी सीटों का नतीजा बदल गया। तो अमित जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग बात अखिलेश यादव की कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब ये बात हो रही है तो इंडिया अलायंस एमपी से होते हुए प्रभावित पूरे देश में, यूपी समेत प्रभावित हो रहा है इस कदम से अखिलेश यादव की। लेकिन एक चर्चा और मध्य प्रदेश में चल रही है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस के खिलाफ लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि इन लोगों के बीच में किसी समझौते का रास्ता भी खुलता नजर आ रहा है। क्या आपके पास क्या जानकारी है कि क्या अखिलेश यादव इतना दबाव बनाने में कामयाब है कांग्रेस पर कि प्री पोल अलायंस कांग्रेस उनके साथ मध्य प्रदेश में कर ले? क्योंकि कांग्रेस को यह भी देखना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो टोन सेट हो रहा है, वो टोन ये सेट हो रहा है कि सीटें हम मांग नहीं रहे हैं, सीटें हम देंगे।
यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अखिलेश यादव से ज्यादा बार्गेन करनी है सीटें, तो क्या कांग्रेस कहीं समझौते पर पहुंच रही कि चलो एमपी में हमने आपको दिया, उत्तर प्रदेश में आप हमको दो? अंदर की खबर क्या है? की खबर ये है, सवाल आपका महत्वपूर्ण है अमीश। और अंदर की खबर ये बताऊं कि यहाँ पर तो ये है कि कमलनाथ साहब पहले कह चुके हैं आलाकमान से, उन्हें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को कोई स्थान या सामंजस्य की आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो लड़ाई है कांग्रेस की, उस आपको भी पता है, दर्शकों को पता है कि बीजेपी से, और दूसरा दबाव की रणनीति कमलनाथ के सामने काम नहीं कर पाएगी। यहाँ पर तो आलाकमान ने सीधा फ्री हैंड दे रखा है कमलनाथ को, और कमलनाथ जो है वो सीधे तरीके से इस बात के पक्षधर नहीं है। हाँ, जैसे मध्य प्रदेश में आप लोगों को पता होगा कि समाजवादी पार्टी को लेकर तो कमलनाथ 1% नहीं सोच सकते हैं। मध्य प्रदेश में कई दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, जैसे कि आपको जैस के बारे में पता होगा, आदिवासियों का संगठन है, तो आदिवासियों का संगठन जैस है वो आदिवासी इलाकों में प्रभाव रखता है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर कमलनाथ भले नरम हो सकते हैं, लेकिन सवाल अगर समाजवादी पार्टी को लेकर आप करेंगे तो कमलनाथ किसी भी सूरत में, मुझे नहीं लगता कि जो अंदर की बात भी है कि कोई भी स्पेस देंगे या किसी भी तरीके से ये करेंगे कि नहीं इनके साथ समझौता कर ले। और मध्य प्रदेश में दबाव की रणनीति भी काम नहीं आएगी अमीश। जो बात अभिषेक जी कह रहे थे कि दबाव है, ठीक है, मैं सहमत हूं इस बात से, दबाव है, क्योंकि कमलनाथ ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि इनके पास जो अगर अभी तक की जो सूची है या जो फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वो खासतौर से उस जगह पे फोकस कर रहे हैं अखिलेश यादव जो कांग्रेस को डैमेज कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, रीवा की ये 2 सीटें हैं, लेकिन कमलनाथ जो है वो अपने ट्रैक पर चलने वाले नेता है। मुझे नहीं लगता अमीश, क्योंकि जो अंदर की बात मेरे पास भी है, उन्होंने किसी भी तरह की कोई गुंजाइश कमलनाथ का जो मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत अगर मैंने जो नरम रवैया देखा है वो बीएसपी को लेकर ज्यादा देखा। अगर आप सपा और बसपा की तुलना करेंगे तो बीएसपी को लेकर मुझे कमलनाथ कई बार नरम नजर आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर मेरे हिसाब से जो अंदर की बात की है, स्टैंड क्लियर है, कोई समझौता नहीं और कोई सीट नहीं दी जाएगी। और खासतौर से ये तो अगर मांगेंगे भी सीट तो मेरे हिसाब से अगर चाहेंगे भी दबाव से तो इसी बिंद क्षेत्र में मांगेंगे, और इसी बिंद क्षेत्र में कांग्रेस के लगभग प्रत्याशी तय हैं। भले कांग्रेस की अभी कोई लिस्ट नहीं आई अमीश, लेकिन कांग्रेस की संघ स्थिति मध्य प्रदेश में यह कि उनके नाम तैयार है, घोषित नहीं कर रहे, वो एक रणनीति मैं आपको बताऊं। कांग्रेस की इस बार रणनीति मध्य प्रदेश में वो देख रहे हैं कि बीजेपी जितना चौंकाने वाला प्रयोग करना है कर ले, उनके आदमियों को जो कांग्रेस के अधिकृत तौर पर प्रत्याशी होंगे उनको पहले इशारा कर दिया गया। लेकिन सवाल जो आपका था, मुझे नहीं लगता कमलनाथ इस पक्ष में नहीं। जी बड़ी जी हाइपोथेटिकली ही माना जाए कि 6 कैंडिडेट ऐसे उतर रहे हैं, एक तो खैर बीजेपी का ही कैंडिडेट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीजेपी को ही हराने के लिए सपा के कैंडिडेट उतर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि जो 6 आप कह रहे हैं उन 6 में से मुझे एक ही सीट दिख रही है जिसमें बीजेपी का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो जहां आज गए थे सिरमौर की बात करें, लक्ष्मण तिवारी, क्योंकि वहां पर इन 6 में से अगर कैंडिडेट की बात करेंगे, 5 ऐसे कोई प्रभावशील नाम नहीं है मध्य प्रदेश में कि जो मतलब अपने नाम से ही करिश्मा कर दें। हाँ, नुकसान जो हो सकता है बीजेपी के लिए, ये सीट है लक्ष्मण तिवारी वाली सीट, जहां आज अखिलेश यादव गए थे। बाकी सीटों पर अब तक के नाम, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में जो अब तक राजनीति का तरीका रहा है लोगों का, चाहे कांग्रेस या बीजेपी का, जिसको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली उसने बीजेपी का दामन, माफ कीजिएगा, एसपी का दामन थामा है, बीएसपी का दामन थामा है, ये अतीत कहता है, और ऐसा 2018 में भी हुआ था। अब जब लिस्ट आएगी उसके बाद देखना होगा कि कहां कौन सी सीट पर, क्योंकि वो स्थिति होगी कि कौन कौन छोड़ के कहां जा रहा है। लेकिन एक बार मैं आपको अभिषेक जी, जो मेरी अपना एक अनुभव है और जो मैं देख रहा हूं बारीकी से, एसपी से ज्यादा रुचि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस या बीजेपी के जो बागी हैं उनकी रुचि इस बार मुझे आम आदमी पार्टी में ज्यादा दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, ये भी एक है, आम आदमी पार्टी भी एक नए प्लेयर के तौर पर इन राज्यों चुनाव से आजमा रही है खुद को, और फिर वो भी एक चॉइस बन रही है रिबेल कैंडिडेट्स की। अमित जी हम फिर आपके पास आएंगे। कुमार अभिषेक जी, मैं आपके पास आता हूँ। अमित जी ने अपनी बात में एक बात कही कि कमलनाथ अगर थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे तो बसपा के लिए होंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। हम लोग अखिलेश यादव का जो रुख देख रहे हैं, हमने अखिलेश यादव के बयान भी रीवा में जो उन्होंने दिया वो जनता को सुनाया, अपने दर्शकों को बताया। अखिलेश यादव कुछ ज्यादा आक्रामक आपको नजर नहीं आ रहा है इस तरह के चुनाव में, मायावती की तुलना में अगर हम बात करें? क्योंकि जो अभी तक हम जिस चर्चा को कर रहे हैं या जो खबरें आ रही हैं इंडिया अलायंस को लेकर कि इंडिया अलायंस ने अभी मायावती के लिए अपने रास्ते बंद नहीं किए, और खास करके कांग्रेस ने,
तो अखिलेश यादव का ये आक्रामक रुख होना और बीएसपी के लिए एक दरवाजा खुला होना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश अखिलेश एमपी के और राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के चक्कर में उत्तर प्रदेश का जो उनका मूल जमीन है वहां वो जिस अलायंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो अलायंस उनकी भविष्य की राजनीति को साधेगा उसे ही दांव पर लगा रहे हैं? देखिए अमीश, मुझे लग रहा है कि बसपा के साथ अगर कांग्रेस का किसी भी तरीके का कोई अलायंस इस वक्त होता है तो फिर मान लीजिए कि फिर पूरी की पूरी जो गठबंधन की सियासत है वो बदल जाएगी। इसलिए क्योंकि हम लोग जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो ये लगातार कि बीएसपी फिलहाल आती हुई तो नहीं दिखाई दे रही किसी गठबंधन में। वो इन 4 राज्यों में एक बार फिर प्रयोग करने जा रही है कि वो अकेले लड़के या छोटे छोटे गठबंधन करके वो कितने फायदे में रहती है या कितना उसका अपनी उसकी ताकत कैसी होती है। तो मैं एज एन इंडिविजुअल जो मैं मेरा अपना असेसमेंट है वो ये है कि कांग्रेस और बसपा अभी इस चुनाव में साथ नहीं जाएंगे, ना ही किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग मायावती करेंगी। वो अलग अलग जाएंगे। लेकिन आपने बात की कि क्या अखिलेश यादव का को नुकसान नहीं हो जाएगा अगर इस तरीके से होता है। देखिए अखिलेश यादव ये चाहते जरूर हैं कि एक बड़ा गठबंधन बन जाए, ये चाहते जरूर है कि बीजेपी को हराया जाए, लेकिन वो अपनी कीमत पर नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि भाई वो कमजोर हो जाए और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाए। अनुपम जी भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे। वो जरूर ये चाहते हैं कि वो फ्रंट फुट पर बैटिंग करें और फ्रंट फुट पर बैटिंग करके वो अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा निकालें। फ्रंट फुट पर बैटिंग करके वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय जो परिदृश्य है, फलक है, उस पर एक ऐसी पार्टी बनाए जिसकी आवाज सुनी जाए, जिसका एक से हो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स। लेकिन फिर हम उसी बात पर आते हैं कि आखिर 6 जगहों में सिर्फ एक जगह ऐसी दिख रही है जहां पर वो आपका नेटवर्क कुछ फ्रेम आपका फंस। जी जी जी, आप कंटिन्यू करें, वो आवाज आ लगता रही है है कि जी। मैं कह रहा हूँ तो कांग्रेस को थोड़ा नुकसान भी होता है, तो सभी जगहों साथ लेने को तैयार है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से अमित शाह ने कोई बहुत बड़ा जनाधार है कांग्रेस पार्टी को कर सकती है। अखिलेश यादव इसी महान दबाव जब ये हो जाए, जब बैठेंगे तब अखिलेश कुमार अक्षय जी, आपकी जरूर होगी। आपका नेटवर्क काफी फंस रहा है कुमार अक्षय जी, हम आपके पास आएंगे। अनुपम, हम लोगों ने बड़े गठबंधन देखे, बड़े मेल वाले गठबंधन, बड़े बेमेल गठबंधन देखे। अभी हाल में कर्नाटक में जेडीएस के साथ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया, एनडीए में उसको शामिल कर लिया। जिस जेडीएस के खिलाफ चुनाव कर्नाटक का लड़ी थी बीजेपी, और जिस जेडीएस को कहा जाता है कि एक माइनॉरिटी वोट शेयर जेडीएस का है, तो उसने वो भी दांव पर अपना लगा दिया कि भले माइनॉरिटी वोट चला जाए लेकिन हम बीजेपी के साथ आएंगे। जरूर उन्होंने उसके पीछे कोई राजनीति समझी होगी। जब मैं ये बात संदर्भ में ये इसलिए पेश कर रहा हूं कि जब अखिलेश यादव मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती राजस्थान का चुनाव लड़ रही हैं, अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं, आपने बताया अखिलेश यादव बिहार में भी अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि जब विपक्ष ये कर रहा होता है तो हमको इसमें कॉन्ट्राडिक्शन कुछ ज्यादा नहीं नजर आने लगता है। ठीक है, विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव पहले भी लड़ते रहे हैं, 1998 से लड़ते रहे हैं, 2003 में सबसे अच्छा प्रदर्शन, सॉरी अखिलेश यादव को मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि 2003 में सबसे अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में रहा है, 5% से अधिक वोट मिला है। हर पार्टी को नेचुरली अधिकार तो है ही अपने जनाधार को बढ़ाने का और नई चुनावी संभावनाओं को तलाशने का। इसमें कॉन्ट्रास्ट ये क्यों नहीं हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव वहां लड़ेंगे और फिर लोकसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे? इसमें क्या पेच है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अमीश, देखिए 1980 के दशक के बाद ये पहली बार एक ऐसा मौका है कि कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत लेके, वो भी प्रचंड बहुमत लेके, लगातार 2 बार आपको सत्ता में आती दिखी है उत्तर प्रदेश में। तो ये
पहला मौका है। और जाहिर सी बात है कि इसके चलते जो यहाँ पे विपक्ष है वो थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि समाजवादी पार्टी अस्तित्व के संकट से और अखिलेश यादव विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहे हैं। और खास तौर से जो इनका सबसे बड़ा वोट बैंक है, यादवों से बड़ा जो वोट बैंक है उनका, जो मुस्लिम वोट बैंक है, जिसके पिछली बार उन्होंने 91% वोट हासिल किए। तो 14, 17, 19, 22 उपचुनाव, कन्नौज, आजमगढ़, रामपुर जैसी जगह, बदायूं, तो कुल मिलाकर धीरे धीरे एक एक धारणा बनने लगी कि साहब आपके बस का नहीं है, आपसे हो नहीं पा रहा है। और इतना जबरदस्त मुस्लिम समर्थन लेने के बाद भी, जो मैं अक्सर दोहराता हूं कि इतना ज्यादा मुस्लिम वोट अगर किसी एक पार्टी को इसके पहले मिला तो मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था 1946 के चुनाव में। तो ये एक बात हो रही है कि साहब आपको इतने समर्थन के बाद भी आपको सिर्फ एक काम आपको दिया गया, आपसे सिर्फ एक तवक्को, सिर्फ एक उम्मीद है आपसे कि आप बीजेपी को रोकें। और आप ना उनको लोकसभा में रोक पा रहे हैं और ना आप उनको विधानसभा में रोक पा रहे हैं। और उधर बसपा को भी आप देख लें, 2014 में 0 पे चली गई, 2022 में 1 सीट पे आ गई। तो वो भी डेफिनेटली एक तरह से विश्वसनीयता और अस्तित्व दोनों के ही संकट से जूझ रही है। बसपा को आपने देखा कि 2022 में उन्होंने सारे मुस्लिम वोट गंवा दिए। अखिलेश यादव पे इधर ये हो रहा है कि साहब इतने मुस्लिम वोट लेके आप रोक नहीं पाए। फिर उनके ऊपर आजम खान के हवाले से, शर्जील इस्लाम के हवाले से, इरफान सोलंकी के हवाले से, यहाँ तक कि अतीक अहमद के हवाले से तमाम आरोपात भी लगते रहे। ये एक आरोप लग रहे हैं कि साहब आप मुस्लिम नेताओं के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, ओवैसी उन पे हमलावर रहते हैं, तमाम तरह की बातें लगातार हो रही हैं। तो कुल मिलाकर एक अपने आप को जो एक प्रूव करने का इनका एक वो है कि नहीं साहब हम अपने आप में कुछ हैं। और आप देखें मुलायम सिंह जी ने भी एक बार ये प्रयास किया था, और मैंने से नोट किया था कि 2004 में उन्होंने 237 लोकसभा उम्मीदवार खड़े कर दिए। आप इमेजिन करें कि 237 एमपी की सीट पे समाजवादी पार्टी की लड़ी थी। पार्टी 36 सीट जीती, उसमें 35 सीट पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती और 1 सीट उत्तराखंड में जीती, और बाकी पूरे हिंदुस्तान में उसका सूपा साफ हो गया। तो अब अखिलेश यादव अगर उसी इतिहास को दोहराना चाह रहे हैं, और अभी आपने देखा कर्नाटक में उनको देख लिया, तो अभी आज की तारीख में मुझे मुझे देखिए, मैं बहुत कटु नहीं होना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि अगर उनका यही रुख रहा जिस तरह वो वर्तमान विधानसभा चुनावों में आपको 4 राज्यों में नजर आ रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर वो वोट कटवा वाले आरोप लगने लगेंगे कि साहब आप तो हर जगह जाके कांग्रेस का वोट काट देते हैं। और दूसरा एक जो मैं कारण समझ रहा हूँ वो ये भी है कि साहब कि बसपा के फ्रंट पे जो कांग्रेस की नजदीकियों की बात हो रही है कि कांग्रेस बीएसपी को अपने साथ लाना चाह रही है, और बीएसपी को साथ लाने के लिए वो खाबरी को हटा देती है, पीएल पुनिया को ठिकाने लगा देती है, और लगातार बातचीत चल रही है, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट पे कुछ समाजवादी पार्टी को लेके कुछ मुकदमे वगैरह थे, आज से अधिक के मामले थे, उनको दोबारा मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा है, और बात हो रही है कि जैसे उनको फिर से रेकअप करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसी में अजय राय का भी बयान आ जाता है, और अभी फिर अजय राय ने 1-2 दिन पहले कहा है, प्रयागराज में कहा है कि साहब हम तो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक ऐसे नेता जिसके सामने विश्वसनीयता का संकट है, जिसके पार्टी के सामने अब अस्तित्व का संकट है, लगातार इतने चुनाव हार के, और उसके बाद जो उसके गठबंधन का साथी है वो भी पलट के उस पर प्रहार कर रहा है, और उनके मुकाबले बसपा को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ मुकदमे खुलवाने का प्रयास कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का इतनी तरफ से जैसे कि ना बैक टू द वॉल हो गया उनके साथ, कि उनके पीठ के पीछे अब दीवार है, उनके पास अब पीछे हटने की और कोई जगह है नहीं। तो वो एक ऑफेंसिव तरीके से, एक आक्रामक तरीके से इस सिचुएशन से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अमीश।
कुमार, आपकी बात चूंकि अधूरी रह गई थी और आप एक बात कर रहे थे प्रेशर टैक्टिक्स की, तो क्या वाकई देखिए पिछले दिनों हमारे न्यूज रूम में संजय सिंह आए थे, आम आदमी पार्टी के नेता। हमने उनसे जब ये सवाल पूछा कि इंडिया गठबंधन में तो विरोधाभासों की झड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, तो उन्होंने कहा कि देखिए विधानसभा चुनाव की पॉलिटिक्स अलग है, सब पार्टियां जो हैं वो अपने अपने ढंग से लड़ेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश को माफ कीजिएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा जो एजेंडा है वो क्लियर है, वहां सभी पार्टियां मिलजुल कर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी। आपको इस तर्क में कोई दम नजर नहीं आता है क्या कि ये विधानसभा चुनाव में ठीक है भाई अपनी अपनी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव की जो ये मध्य प्रदेश जाने की चाल है ये दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रेशर टैक्टिक्स ही है? नहीं, मुझे संजय सिंह की बात में भी दम नजर आता है, क्योंकि चार राज्यों के चुनाव जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का चुनाव बचेगा, और नेचुरल है सभी जो विपक्ष के दल हैं और नेता हैं वो इस कोशिश में होंगे कि मिलजुल कर हराया जाए और एक कंसेंसस बनाया जाए। दूसरे बात में भी मुझे दम लगता है वो ये कि जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जिसमें प्रेशर टैक्टिक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सीटों के बंटवारे में इसका असर दिखाई देगा। यानी कि सिर्फ सीटों के बंटवारे में ही नहीं, आपसी जब अलायंसेज होंगे उसमें भी इसका असर दिखाई देगा। और जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया कि देखिए कांग्रेस पार्टी एक बुरी बनना चाहती है इस पूरे इंडिया अलायंस की। बहुत सारे दल हैं जो कि वो नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ा जाए, और कांग्रेस पार्टी ने अगर कई दलों के इस मांग के बावजूद कि जल्द से जल्द जो सीटों का जो चयन है वो पूरा कर लिया जाए, ये टल चुका है। और ये तब तक टल चुका है जब तक मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव हो नहीं जाते। ऐसी स्थिति में एक बात तो संजय सिंह की बात से मैं भी सहमत हूं कि उसके बाद जब सारा फोकस एक तरफ होगा तो सब बैठकर मिलजुल कर एक फ्रंट जरूर बनाएंगे और उसमें अपने डिफरेंसेस को दूर रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुझे उतना ही सच ये भी लग रहा है कि अगर आज अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आज अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ वहां चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर इन सबों का अपना इतना प्रेशर जरूर होगा कि भाई जब सीटों के बंटवारे के लिए हम बैठे तो उनको भी उनकी बातों की याद दिलाई जाए। यानी अखिलेश यादव तब जरूर कहेंगे कि आज आप अगर हमसे 20 सीटें मांग रहे हैं, और जब हम आपसे 5 सीटें मांग रहे थे या हम आपसे 4 सीटें 3 सीटें भी मांग रहे थे, तब आप कहाँ थे, तब आपने क्यों नहीं दिया? अब आप हमारे डोमेन में आए हैं तो फिर मैं तय करूंगा कि आखिर आप कितने सीटों पर लड़ेंगे और कौन कौन सी सीटें होंगी। देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ भी एक मजबूरी मुझे दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी के लिए इन चुनावों में वो कोई रिस्क नहीं ले सकती। वो अपने जिस तरीके से कांग्रेस ने एक नए तरीके से अपने छत्रपों को फ्री हैंड देने की एक उन्होंने एक परिपाटी शुरू की है कि जिस इलाके में जो छत्रप होगा उसको फ्री हैंड देंगे और उसी के बदौलत चुनाव जिताएंगे, हराएंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर अखिलेश यादव को साधना भी चाहता होगा तो फिर वो बहुत कुछ कमलनाथ के भरोसे छोड़ा होगा उसने कि भाई कमलनाथ फिर तय करें कि क्या करना है नहीं करना है। और मुझे ये लग रहा है कि अखिलेश यादव ने एक तरीके से ये मैसेज दे दिया है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, कहने का मतलब है कि अगर आप हमें साधने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आने वाले वक्त में आप इसकी उम्मीद मत रखिएगा कि हम आपकी बातों पर पूरी तरीके से सहमत होंगे। ये निश्चित तौर पर प्रेशर टैक्टिक्स है। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। आप ये जानिए कि बहुत सारे सोर्सेस तो ये कहते हैं कि वो सिंगल डिजिट से ऊपर नहीं बढ़ना चाहते और कांग्रेस पार्टी 20 सीट से नीचे नहीं लड़ना चाहती अगर सारे के सारे गठबंधन हो जाए तो। हालांकि कांग्रेस पार्टी उसी सूरत में अपने को कंसिडर करने को तैयार है जब उसे लगता है कि सारे गठबंधन यानी कि मायावती, जयंत, अखिलेश सब हो जाएं, तब वो अगर उसे सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में जाना होगा और जयंत के साथ जाना होगा तो ये आंकड़ा 20 के नीचे नहीं जा सकता। और अगर वो सभी दल एक साथ आते हैं बीजेपी के खिलाफ तब ये थोड़ा कंसिडर करें कि भाई चलो हम बहुत कम लड़ लें, अगर आप हमारे इर्द गिर्द अगर आप पूरे इस गठबंधन को बुन रहे हैं
लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में हमलावर है, उनके पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि मुस्लिम वोट उनके साथ चला जाएगा। एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि मुस्लिम वोट अगर वो और बसपा एक साथ आ गए तो पूरी तरीके से अखिलेश यादव को छोड़कर चला जाएगा। इस परसेप्शन के बूते पर कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बार्गेन करेगी, लेकिन और यही वो पॉइंट है जहां अखिलेश यादव से बार्गेन करने देना नहीं चाहेंगे। और अगर अभी तक के स्टेटिस्टिक्स और डेटा देख लिए जाए तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से बात की जा रही है कि बहुत ज्यादा प्रेशर में अखिलेश आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा दबाव में आएंगे। उल्टे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही दबाव में रहेगी, क्योंकि अगर उनके बड़े नेताओं को यहाँ से चुनाव लड़ना और जीतना है तो उसमें सपा और बसपा की भूमिका अहम होगी। अगर इनकी भूमिका थोड़ी भी कम हो गई तो उनके लिए दोबारा से ये सीटें जीतना बड़ी मुश्किल होगी। धीरे बिल्कुल। अनुपम जी, हम लगातार प्रेशर टैक्टिक्स की बात कर रहे अखिलेश हैं। यादव का अपर हैंड या किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरी पार्टी का अपर हैंड, वो आज की तारीख में जो हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो अगले 1.5 महीने में जो विधानसभा चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के, उन चुनावों के नतीजे इस प्रेशर टैक्टिक्स की डेफिनेशन को, परिभाषा को कुछ बदलेंगे? क्योंकि अभी कम से कम पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि चारों ही जगहों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अगर हम ये ना भी कहें कि वो कहां जीत रही है, लेकिन मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की, अभी हम भले ही अखिलेश यादव की प्रेशर टैक्टिक्स, ममता बनर्जी की प्रेशर टैक्टिक्स, ये तमाम बातें कह रहे हो, लेकिन इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों में अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा करती है, जीतती है, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स की परिभाषा बदल जाएगी और गेंद कांग्रेस पार्टी के पाले में चली जाएगी? देखिए नीरज भाई, अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और उसमें तकरीबन सारे मेंबर्स की एक राय बनी थी कि जब तक विधानसभा चुनावों के नतीजे नहीं आ जाते इन 4 राज्यों, तब तक जो जो इंडिया करके एक पूरा गठबंधन बना है, इसमें किसी भी तरह के सीट समझौते की बात ना की जाए। और इसका रीजन है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में बहुत अच्छा किया है, बहुत स्वीप किया है, बहुत अच्छे से जीता है उसको, जिसे कहना चाहिए कि बड़ी अच्छी मेजोरिटी से जीता है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी कम से कम मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा करने की उम्मीद कर रही है और तेलंगाना में भी फाइट पुट अप करने की कोशिश कर रही है, राजस्थान में भी लगी हुई है। तो ऐसे में अब आप ये देखें कि ये जो एक बात हो रही है अखिलेश यादव की, ये उन तक सीमित नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सारे दबाव को झेलते हुए भी किसी के साथ, मैं अक्सर कहता हूं कि बीएसपी अगर आज समझौता नहीं कर रही है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भाई वो एक पार्टी वाली इस समय एक एक विधायक वाली पार्टी है और एक विधायक वाली पार्टी किसी से क्या नेगोशिएट करेगी, किसी से क्या समझौता करेगी, किसी से क्या बार्गेन करेगी, क्या सीटें मांगेगी, क्या सीटें पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं आने वाले 4 विधानसभा चुनावों में अपने आप को साबित करना चाहती है। आप देख रहे हैं राजस्थान में पद यात्रा देख रहे हैं, आप तेलंगाना में उनकी कोशिश देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह वो प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के, जैसा कि अभी मैंने बताया, सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक तरह से ये पूरी तरह से कंसेंसस बना था कि साहब जब तक ये 4 विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते तब तक गठबंधन में, विपक्षी गठबंधन में किसी भी प्रकार के सीट समझौते की बात ना हो। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव भी ये सोचते हुए कि साहब हर शख्स और हर पार्टी अपने आप को इन विधानसभा चुनावों में साबित करना चाहता है, तो अगर अखिलेश भी इसके प्रयास कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो जैसा कि उन्होंने उत्तराखंड में दिखाया, वो दिखा सकते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी सरकारें बना सकती है, कांग्रेस पार्टी राज्य जीत सकती है और वो जीत पाए या ना। बसपा को आपने सुना, वो सरकार बनाने की बात तो नहीं कह रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि हमारा प्रयास ये होगा कि कोई सरकार बहुमत की बने ही ना, मजबूत की जगह मजबूर सरकार बने, हम किंग मेकर बन जाए। तो अखिलेश का अपना एक इरादा है कि साहब ठीक है, हम सरकार बना नहीं सकते, हम किंग मेकर नहीं हो सकते, तो हम कम से कम आपका खेल बिगाड़ तो सकते हैं, हम अपनी आप को इतनी ताकत तो दिखा सकते हैं। और इस साल में अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ने जनवरी और जुलाई में तेलंगाना, तमिलनाडु और जून में केरल का दौरा किया और अब वो मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ जाने की बात कर रहे हैं, रायपुर। तो जिस तरह वो ऑल इंडिया दौरा कर रहे हैं, तो और ये आपको भी मालूम है, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को भी मालूम है कि इन राज्यों में वो कुछ
बहुत खास करके दिखाने वाले नहीं है। अभी हाल में कर्नाटक में आपने देखा, उन्होंने 17 कैंडिडेट्स खड़े किए और उनमें कुछ लोगों की तो वोट संख्या तीन संख्या में भी नहीं गई। कोई 70 वोट पाया है, कोई 80 वोट पाया, उनसे ज्यादा तो नोटा वोट्स गिरे। तो लेकिन वो अभी उन्होंने उत्तराखंड में दिखा दिया कि उनको एकदम आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। अभी हमारे मध्य प्रदेश के संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह उनको रीवा क्षेत्र में एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया है। वो ये भी बता रहे थे कि किस तरह उस सीट पे वो 25,000 वोट पा जाते हैं और किस तरह ना जीतते हुए भी कांग्रेस को हराने का इंतजाम कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस ऐसा करने वाले अखिलेश अकेले नहीं है, बसपा भी अपने को साबित करना चाह रही है और कांग्रेस तो डेफिनेटली अपने को बताना चाह रही है कि साहब हम खत्म हुई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और हमको ही केंद्र में रख के चुनाव लड़ा जाएगा। और अखिलेश और बहुजन समाज पार्टी जहां तक है, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार बना भले ना पाए, हम सरकार बनने में अवरोध, हम स्पीड ब्रेकर आपके लिए जरूर हो सकते हैं। तो कुल मिला के वो सारा बार्गेनिंग पावर फिर वही लौट के आ रहा है कि साहब किसको कितनी सीट मिले। बातें कही अनुपम सर आपने। एक मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अखिलेश यादव जिस पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाजवादी पार्टी का, उसकी एक अपनी पोजीशन है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव अपनी जो राजनीति अभी कर रहे हैं कुमार अभिषेक जी, वो मुलायम सिंह की अनुपस्थिति में कर रहे हैं। पहले जो राष्ट्रीय राजनीति समाजवादी पार्टी करती थी उसका चेहरा मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, और आज जो अखिलेश यादव जिसका जिक्र अनुपम जी कर रहे हैं कि केरल जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, तो वो काम मुलायम सिंह यादव दूसरे प्रदेश के नेताओं और बड़े लीडर्स के साथ बैठकर करते थे। जाहिर तौर पर आज मुलायम सिंह यादव की छत्र छाया नहीं है, तो ये काम अखिलेश यादव को करना पड़ रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस क्या वास्तव में इतनी वीक पोजीशन में है कि अखिलेश यादव की ये बार्गेनिंग पावर उसके सामने ऐसे ही चलेगी? जैसे आप कह रहे थे कि अखिलेश तो सिंगल डिजिट में सीट देने के मूड में है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार ने जब ये पूरी कवायद शुरू की, हम लोग ये अक्सर चर्चा करते हैं कि अखिलेश के कंधे पर इंडिया अलायंस का जो सबसे मजबूत हाथ है वो नीतीश कुमार का हाथ है, लालू प्रसाद यादव का हाथ है। इन दोनों नेताओं ने जब इंडिया अलायंस को लेकर मजबूती से कवायद शुरू की, तो उनका जो सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा या फुल सपोर्ट रहा वो कांग्रेस को लेकर रहा, राहुल गांधी को लेकर रहा। नीतीश का थोड़ा कम रहा लेकिन लालू का ज्यादा रहा। फिर भी नीतीश हमेशा इस बात के पैरोकार रहे कि कांग्रेस के बिना इस अलायंस की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो क्या आपको लगता है कि जब उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य को तय करने बैठेगा इंडिया अलायंस, तो अखिलेश जो आजकल पब्लिक बयान जिस तरीके के देते हैं उसी तरीके से बार्गेन कर पाएंगे? नहीं, थोड़ा अंतर जरूर होगा। एकदम से कांग्रेस को अखिलेश यादव उस तरीके से ट्रीट करेंगे कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही तय करूंगा, ये तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो 3 दशकों के उत्तर प्रदेश की अगर सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी का अगर आप हिस्ट्री देख लें तो उसमें मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी को कभी तवज्जो नहीं दी। और मुलायम सिंह यादव जाते जाते जाने के पहले ये बोल करके गए एक तरीके से अखिलेश यादव को, जब पिछले चुनाव में वो साथ आए, तो उनकी उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, ब्लंडर किया है। अखिलेश यादव ने भी जब अपने गठबंधन को कांग्रेस से तोड़ा तो ये कह करके तोड़ा कि कांग्रेस के साथ जाना हमारी भूल। लेकिन इसके उलट आप बिहार में देखें तो बिहार में लालू यादव और कांग्रेस का साथ बड़ा सुहाना रहा है। ये जरूर है कि लालू यादव की पूरी उत्पत्ति या उनकी पॉलिटिकल पैदाइश भी कांग्रेस के वोटों पर हुई। वो तमाम कांग्रेस पार्टी के वोट लेकर के लालू यादव बने। लेकिन लालू और कांग्रेस की जो एक आपस की केमिस्ट्री रही है वो मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस की केमिस्ट्री से कहीं बेहतर रही है। और वही आज यहाँ पे दिखाई भी देता है गठबंधन में कि लालू यादव एक फादर फिगर के तौर पर गठबंधन में भी मौजूद होते हैं और कांग्रेस के साथ भी वो एक मेंटोर या फिर आप कह लीजिए कि उनके ऐसे फिगर के तौर पर होते हैं जो उन्हें सलाह देता है। अखिलेश यादव और कांग्रेस में ट्रस्ट लेवल का डेफिसिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव को या इनफैक्ट अभी तक मायावती भी आके कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाती, दोनों को इस बात का डर है कि अगर जिस दिन वो कांग्रेस के साथ गए उस दिन वो अपना मूल वोट खो देंगे। एक बार कांग्रेस अगर मजबूत हो गई उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी पहले कमजोर होगी। बसपा के साथ गई तो बसपा पहले कमजोर होगी, क्योंकि तब जो एक वोट का फ्लो इन लोगों ने कई दशकों से रोक रखा है, यानी अगर मुसलमान जो कि 40 सालों तक 45 सालों तक जिसने कांग्रेस पार्टी को वोट किया
वो अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाता है और पूरा का पूरा इस गठबंधन को वोट करता है, हालांकि एक प्रयोग कर चुके हैं अखिलेश यादव, लेकिन उसमें बहुत सफल नहीं हुए। और यही बात मायावती के साथ भी है। मायावती ने एक प्रयोग अखिलेश यादव के साथ किया और उसका हश्र वो देख रही है कि अब वो दलित जो उनके कोर वोटर थे वो सपा को वोट करने लगे हैं। अब वो आदत में उनकी शुमार हो रहा है कि वो सपा को वोट करने लगेंगे और ये सपा के लिए फायदेमंद है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव कतई नहीं चाहेंगे कि उनके दम पर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी साथ आए, लेकिन उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो, ये उनकी कोशिश रहेगी। और हम लोग जो इतना डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे उसके सेंटर में यही दिखाई देता है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को उस एक सेंटर हुक पर रखना चाहते हैं कि जहां पर वो इस बात को तय कर सके कि उत्तर प्रदेश की सियासत अगर इस गठबंधन को करनी है तो उसके केंद्र में वो होंगे और वही उसको वही वही उसके सूत्रधार होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता कि ये होने देना चाहेगी। वो बेशक अभी जीरो पर है, बेशक उसके एक सांसद मौजूद है, लेकिन वो चाहेगी कि जो अलायंस स्टिच हो रहा है वो उसके इर्द गिर्द हो। और चूंकि सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने भविष्य को भी उत्तर प्रदेश में देख रही है। और यही अखिलेश यादव को सबसे बड़ा खतरा लग रहा है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये लोग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से अग्रेसिव होकर के उत्तर प्रदेश में अब पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, ये बीजेपी से ज्यादा उनके लिए खतरे की घंटी है, उनके सियासत के लिए ये ज्यादा खतरा है। इसलिए अखिलेश यादव बहुत आसानी से अपनी जमीन देंगे, फ्री हैंड देंगे, मुझे नहीं लगता। और यही एक बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव वहां भी उन्हें एक स्लीपलेस नाइट दे रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है, ताकि वो एक प्रेशर बने कि आप अपनी हद में रहें, मैं अपने हद में रहता हूं, और तब आकर हम लोग आपस में बात करें। अमीश। अहम बात है, अखिलेश यादव अपनी जमीन पर कांग्रेस को मजबूत होने देना नहीं चाहते हैं। अनुपम जी, मैं अभी लालू यादव का जिक्र आ रहा था, कभी कभी मैं सोचता हूं कि लालू यादव जब मटन बनाकर मटन की रेसिपी बनाना सिखा रहे होंगे राहुल गांधी को, या राहुल गांधी के लिए वो फादर फिगर टाइप की राजनीति कर रहे होंगे, तो उनको क्या अध्यादेश फाड़ने का प्रकरण याद नहीं आता होगा। क्योंकि राजद प्रमुख आज सलाखों के पीछे गए और केसेस बने, तो उसके पीछे ये भी रहा कि अध्यादेश नहीं आ पाया था नेताओं को लेकर, उनके कन्विक्शन को लेकर, इस वजह से उनको जेल जाना पड़ा। इस तरह की भी चर्चा होती है, लेकिन सियासत है। आज लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बात अखिलेश यादव की है अनुपम सर, जब कांग्रेस के साथ अलायंस का जिक्र हो रहा है और हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी जमीन पर कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देंगे, तो क्या हम ऐसा कहते हुए ये नहीं भूल रहे हैं कि आसन्न खतरा अखिलेश यादव के सामने क्या है? अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी आवास को लेकर केस में फंसते नजर आ रहे हैं। सीबीआई प्रारंभिक इंक्वायरी करेगी, ऐसी खबर आई है। जिस तरीके से विपक्ष के नेता सेंट्रल एजेंसीज के रडार पर हैं, जिस तरीके से उनकी सियासत लंबे समय से सत्ता से बाहर है, अखिलेश यादव के पास आसन्न खतरा तो बीजेपी है ना उनके लिए, तो उनको सारी राजनीति बीजेपी को हटाने की करनी है। तो वो एक बार ही कांग्रेस का साथ क्यों नहीं खुले मन से दे देंगे बीजेपी को हटाने के लिए? और अगर नहीं देंगे अनुपम जी, तो 2009 का भी तो इतिहास है उत्तर प्रदेश में कि मुलायम सिंह यादव ने नहीं मानी है कांग्रेस की बात, कांग्रेस 22 सीट निकाल ले गई लोकसभा में। अनुपम जी, आप शायद म्यूट पर हैं। तब तक मैं ये सवाल कुमार अभिषेक जी से ही ले लेता हूँ। कुमार अभिषेक जी, अगर मेरी आवाज आ रही है अमीश? जी आ रही है। मुझे अभी आपकी आवाज नहीं, अच्छा आप वो उनका कनेक्शन ही कट गया। कुमार अभिषेक जी, मैं चाहूंगा कि इस पर आपकी टिप्पणी। अमित, एक बार छोटे में जरा सवाल दोहरा दें। मेरा सवाल ये था कि जैसा आपने कहा कि अखिलेश यादव अपनी जमीन पर कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देंगे, लेकिन आसन्न संकट जिसको कहा जाता है कि जो सामने दिख रहा है संकट, वो अनुपम जी शायद आप जो चुके हैं। आपने मेरा सवाल सुना अनुपम सर?
अनुपम सर, आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है अभी अनुपम जी का कनेक्शन पूरे तरीके से जुड़ा नहीं। कुमार अक्षय जी, मैं तब तक सवाल रिपीट करता हूँ, हो सकता है अनुपम जी को भी हमारी आवाज पहुंच जाए कि अखिलेश यादव जैसे मजबूत नहीं होने देंगे, लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव किस जमीन की बात कर रहे हैं। 2017 से वो सत्ता से बाहर है, 2019 का चुनाव वो हार चुके हैं, 2022 का चुनाव वो हार चुके हैं। उनके सामने अभी का जो सबसे बड़ा खतरा है वो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के नेता सेंट्रल एजेंसियों के रडार पर हैं, अखिलेश यादव को लेकर भी बीजेपी के तमाम नेताओं की टिप्पणियां तो सुनते ही हैं हम लोग ना, कि अखिलेश की फाइल कभी भी खुल सकती है, शिवपाल की फाइल कभी भी खुल सकती है, या फाइल ऑलरेडी खुली हुई है, तमाम योजनाएं इनके जांच के घेरे में है। तो जो विपक्ष की एक सियासत होती है कि सत्ता दल को बाहर हटाए, बिना कांग्रेस के समर्थन के अखिलेश ये तो नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है अनुपम जी, अगर आपने सवाल सुना हो तो ये सवाल आपके लिए था, अगर आप जवाब देना चाहें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, अमित जी, आप देखें दो चीजें। एक तो 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, और अब देखिए 6 साढ़े 6 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो साहब, कितने मुकदमे दर्ज हो गए अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के खिलाफ? मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत यूनिक तरीका देख रहा हूं, जहां पे वो तलवार लटका कर रख रहे हैं, गिराते भी नहीं और हटाते भी नहीं। तो और अमूमन ये तलवार उन्हीं पे गिरती है जो उनके एकदम कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। वरना आप देखिए, उन्होंने रिवर फ्रंट पे एक जांच शुरू की थी, किसको मालूम है वो जांच कहाँ तक पहुंची। जांच भी शुरू कर देंगे, फाइल भी खोल देंगे, और उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। तो उनका ये जो तलवार लटका के रखने का तरीका है वो डेफिनेटली लोगों को परेशान करता है। हकीकत ये है कि जो आप कह रहे हैं कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम बीजेपी से है या कांग्रेस से है, जो मुकदमे शुरू हुए, जो आय से अधिक के मामले उठे मुलायम सिंह के खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ जो मामले हुए, वो सब तो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुए। और लालू यादव अगर आज जेल में है तो कांग्रेस गवर्नमेंट के चलते हैं। लालू यादव का वो जो अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे, जो ऑर्डिनेंस फाड़ने का वो राहुल गांधी ने किया था। तो ऐसे में केंद्र में सरकार कोई भी हो, जो ये क्षेत्रीय दल होते हैं उनको कुछ ना कुछ से दिक्कत आती रहती है। और जाहिर सी बात है, जब केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार होती है तो उसकी अपनी एक कसक होती है कि साहब हम वापस क्षेत्रों में और जाके वापस राज्यों में अपनी कोई उस जमीन प्राप्त कर सके। और उसको जो सबसे ज्यादा कसक आती है वो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश और बिहार में आती है, जहां पे वो पूरी तरह से राउट हो चुकी है, एकदम सफाया हो चुका है। तो ये कहना कि भाजपा की जगह वहां कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो अखिलेश यादव सिक्योर हो जाएंगे, या बहुजन समाज पार्टी सिक्योर हो जाएगी, या लालू यादव सिक्योर हो जाएंगे, तो उतनी उसी हद तक सिक्योर रहेंगे जब तक कांग्रेस की सरकार इनके ऊपर समर्थन के लिए आश्रित है। और जब आश्रित थी तब भी आपने देखा कि लालू यादव के केस में राहुल गांधी किस तरह पेश आए और कैसे उन्होंने किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मैं बार बार एक बात कहता हूं अमीश भाई, कि जितने क्षेत्रीय दल है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, फारूक अब्दुल्ला से लेके स्टालिन तक, इन सारे क्षेत्रों का केंद्र में कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। केंद्र में इनका इसलिए मानते हैं कि साहब हमारे पार्लियामेंट में इतनी कुछ दो चार आदमी रहे जो हल्ला मचा सके, और हमारे राज्यों में अगर कुछ केंद्र सरकार गड़बड़ करे तो हम पार्लियामेंट में तमाशा कर सकें। बाकी जितने क्षेत्रीय दल है, और इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, इन सब की पहली और प्राइमरी जो उसको जिसे कह रहा मछली की आंख का जो निशाना है वो अपने अपने राज्यों का मुख्यमंत्री पद है और अपने अपने राज्यों में सरकार बनाना है। और अब ऐसे में अगर आप फिर देखें, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, दो दो प्रचंड जीत, 14, 19, 17, 22, उसके बाद भी अखिलेश यादव आज सबसे बड़ी पार्टी के नेता बन के बैठे हुए हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रिवाइव हो जाती है तो आपको एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस नजर आएगी। उस समय अखिलेश यादव की हालत बसपा जैसी हो जाएगी। तो ये सोचना कि अखिलेश यादव के लिए ज्यादा बड़ी दुश्मन भाजपा है कि कांग्रेस, देखिए हमारा राजनीतिक कैलकुलेशन हमेशा यही लोगों का बताया है कि साहब आपका सबसे कट्टर राजनीतिक दुश्मन वो होता है जिसके साथ आप वोट शेयर करते हैं, जिसके साथ आप वोट बैंक शेयर करते हैं।
आपको याद होगा किस तरह लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। तो तमाम नजदीकी के बावजूद, तमाम एक जैसे वही सामाजिक न्याय, वही सेक्युलरिज्म, एक जैसे नारों के बावजूद, एक जैसे ऑपोजिशन के बावजूद उन्होंने नहीं बनने दिया। तो राजनीति में आपका सबसे कट्टर दुश्मन, वैसे तो सब दुश्मन होते हैं, लेकिन सबसे कट्टर दुश्मन वही हुआ अमीश भाई जिसके साथ आप अपना वोट बैंक शेयर करते हैं। अमीश बिल्कुल, और अगले ये दिनों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि राजनीति में इन्हीं विडंबनाओं को सुलझाने का असली खेल होता है, तो हमें ये देखना होगा कि इंडिया गठबंधन INDIA इंडिया गठबंधन किस तरीके से अपने इन विरोधाभासों पर पार पाते हुए बीजेपी के खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई लड़ता है। आने वाले दिनों में हर दिन हमें इस सवाल का एक नया जवाब देखने को मिलेगा या फिर एक नया सवाल इस मसले पर खड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अनुपम जी, कुमार, अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमित तिवारी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।